हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स 2 ऑफ 12th स्टैंडर्ड इंश्योरेंस एंड एन्युटी की। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे बेसिक थ्योरीज को कवर करने वाले हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है उसको करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब ये जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का इंश्योरेंस एंड एन्युटी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब मैं आपको बता दूं ये इंश्योरेंस है क्या। समझने से पहले आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। कौन सी चीज है कि जिंदगी है ना, जिंदगी के अंदर चुनौतियां बहुत आने वाली है, जिंदगी के अंदर रिस्क बहुत आने वाले हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप जिस घर में रह रहे हो वो भूकंप की वजह से गिर सकता है। तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड फुल ऑफ रिस्क। जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी चीज की का कोई भी हालात बिगड़ सकते हैं, यानी जिंदगी भी खतरे में है और आपने अपने बलबूते पर खड़ी की गई इमारत, आपके बलबूते पर खड़ी किए गए एम्पायर भी खतरे में है। यानी यहाँ पर जिंदगी तो खतरे में ही है, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज है वो भी खतरे में है। तो लाइफ इज अ फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। लेकिन इन सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? जी नहीं सर, हम रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या उसके वजह से मैं बाइक चलाना छोड़ दूंगा? नहीं। तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ खतरे में पड़ सकती है या मेरे लाइफ में किसी ना किसी तरीके का दर्दनाक हादसा मेरे साथ हो सकता है। एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, मुझे फाइनेंशियल एड की जरूरत है, क्योंकि उस पर मेरे ट्रीटमेंट का भी खर्चा होगा, साथ ही साथ मेरे घर पर जो मेरे डिपेंडेंट है उनके जीवन बसर पर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इन दैट केस रिस्क और अनसर्टेनिटी से होने वाले लॉस को कुछ हद तक कम करने के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इंश्योरेंस लेने का मेन मकसद क्या होता है? हमारे जिंदगी के अंदर जितने भी रिस्क आएंगे ना, उन सारे रिस्क में चाहे हमारी खुद की लाइफ हो, हमारी प्रॉपर्टीज हो, व्हीकल्स हो, या हमारा किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट्स हो, जितने भी पॉसिबल लॉसेस और डैमेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें होती है। अब द वर्ब इंश्योर, ये जो शब्द है ना इंश्योर, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये क्या कहता है? The verb insure is to make arrangement of the compensation against the loss or damages of life and property। जिंदगी के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए, जिंदगी के अंदर कमाए गए प्रॉपर्टीज को किसी भी तरीके के डैमेजेस से बचाने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए, अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो वो इंश्योरेंस एक तरीके का अरेंजमेंट होता है, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके का लॉस होता है तो उस लॉस को कंपेंसेट कर सके, मुआवजा आपको मिल सके पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ सम सिक्योरिटी। बेटा इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक तरीके का इस तरीके का इक्विपमेंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट है जहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, या हम कह सकते हैं जहां पर हमें मॉनेटरी प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट any possible loss or damage due to the life or property of the asset। या पर्सन की जिंदगी हो या पर्सन की प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से अगर किसी तरीके का हादसा हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो ऐसे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें मॉनेटरी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हमें मॉनेटरी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये मॉनेटरी प्रोटेक्शन और मॉनेटरी सिक्योरिटी हमें मिलती है इंश्योरेंस की वजह से। इट ऑफर्स protection against the contingencies such as fire, earthquake, flood, burglary, etc., which causes loss of life of a person, property and vehicle। जिंदगी में किसी भी तरीके का हादसा आपके साथ हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, फायर इंश्योरेंस के या आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, सुनामी आ सकती है।
ठीक है, कोई भी इस तरीके का पैंडेमिक आ सकता है, तो आपकी जिंदगी तो खतरे में है, आपकी प्रॉपर्टी भी खतरे में हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरेंस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है आपका, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर देखो, लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी। इस इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरर बोलेंगे, एंड द पर्सन हु इंश्योर इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड। मतलब मान लो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने मेरा इंश्योरेंस करवाया, तो ये जो कंपनी है ना, इसको मैं इंश्योरर बोलूंगा, और जिसका उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जिसका उसने इंश्योरेंस किया हुआ है, वो होगा इंश्योर्ड। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दो तरीके के इंश्योरेंस की बात करते हैं। पहला इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस। बेटा हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे लाइफ इंश्योरेंस की, तो जब मैं लाइफ की बात करता हूं ना, तो मेरा सब्जेक्ट मैटर होगा लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं, जिंदगी की बात कर रहा हूं। अंडर दिस इंश्योरेंस अ पर्सन पेज अ सर्टेन इंस्टॉलमेंट ऑफ अ मनी, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, पीरियोडिकली टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज द गेट इंश्योर्ड फॉर हिज लाइफ। अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिपेंडेंट को कुछ हद तक मरने के बाद या मैच्योरिटी वैल्यू पर राहत देने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। उस इंस्टॉलमेंट को हम प्रीमियम बोलते हैं। मैं हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता हूँ उस LIC को या उस तरीके की इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर मेरी जिंदगी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरी फैमिली, मेरा डिपेंडेंट या मैं खुद क्लेम करके उसका पैसा ले सकता हूं। मैं मर गया तो ऑब्वियसली मैं तो क्लेम नहीं कर सकता, तो मेरे डिपेंडेंट करेंगे, मेरा नॉमिनी वहां पर क्लेम करेगा। लेकिन अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और इन दैट केस मैं खुद क्लेम तो कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जिंदगी को गुसर बसर करने के लिए आफ्टर मीटिंग सम कंटिजेंसीज, तो वहां पर मुझे क्लेम चाहिए, बट वो क्लेम आपको फुकट में तो मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको हर महीने या हर पीरियोडिकल बेसिस पर, जिसमें मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, किसी भी तरीके का मोड ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। अब मेरे को बताओ ये पीरियड क्या हो सकता है, मैंने बताया मंथली, क्वार्टरली और ईयरली हो सकता है। इन दिस पॉलिसी the insurer gets the guarantee from the insurance company to receive a definite sum of money after he has attained a certain age of maturity or on a death. It is called as policy value। जैसे हम लोग ने बात की कि भाई साहब हम क्या लेंगे, एक पॉलिसी वैल्यू लेंगे, या तो मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलेगा या तो आपके डेथ के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन आपको एक गारंटी मिल जाती है। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक गारंटी देती है कि भाई साहब आपके मरने के बाद या उस पर्टिकुलर पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। आपकी लाइफ आज नहीं तो जिंदगी में 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद आपकी लाइफ को एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, जो आपके उस समय के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए काफी है। या खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है तो आपके डिपेंडेंट की जिंदगी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम करवाते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ कम टू जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर किसी भी तरीके के इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस बोलेंगे। जैसे मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये तीनों तरीके के इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। अब यहां पर हम करते क्या है, और जनरल इंश्योरेंस अ पर्सन कैन इंश्योर हीज प्रॉपर्टी like building, factories, go down, certain goods against the loss due to fire, earthquake and flood etc. यहाँ पे मैं मेरी जिंदगी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पर मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वाइफ की जिंदगी, बच्चे की प्रॉपर जिंदगी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर मेरे असेट को, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, या मेरा कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर, किसी भी तरीके के अनकंटीन्यूअस, चाहे आग लगे, चोरी हो जाए, या फिर किसी तरीके का लॉस हो जाए, फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे प्रॉपर्टी को अगर डैमेज हो सकता है तो मैं उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। हाँ, तो मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है, ताकि आपका अगर चोरी भी हो जाए तो आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी मिलेगा। आपका मोबाइल गिर जाएगा तो भी आपको सर्टेन सम ऑफ मनी मिलेगा। आपका डिस्प्ले चला जाए तो आपको रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हर एसेट की क्या है, एक रिप्लेसमेंट वैल्यू, हर एसेट की एक वैल्यू है,
उसके लिए हम इंश्योरेंस पे करते हैं। और भाई साहब इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, व्हीकल कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट damages due to accident. The insurance company guarantee to pay a compensation in proportion that exists between the policy value and the property value in case of loss or damage. कंपनी क्या बोलती है, भाई साहब आपने पॉलिसी जितने की ली है ना, हम आपको पैसा तो देंगे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू और आपकी पॉलिसी वैल्यू दोनों का हम रिलेशन चेक करेंगे लॉस के साथ, तब जाके हम बोल सकते हैं कि आपको कितना वैल्यू मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से एक फॉर्मूला होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। The insurance undertakes to pay the only actual amount of loss suffered by the insurer. यानी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंश्योरेंस अमाउंट देगी, आपका एक लॉस वैल्यू देगी कि भाई साहब आपको जितना लॉस हुआ है ना उतना ही पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी अलग की वैल्यू रखती है और एक एसेट की। मैं इस मोबाइल के एक अलग वैल्यू में मानता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोबाइल 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 1 लाख, 1.5 लाख का आ सकता है। इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंपेंसेशन देना पड़ता है। बट जब आप किसी असेट की बात करते हो तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेक किया जाता है, आपकी पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू को कंपेयर करके। द इंश्योर्ड पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस। भाई साहब अगर मेरे को लॉस हो गया है ना तो मैं उसको प्रॉफिट कमा नहीं सकता, क्योंकि इंश्योरेंस आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इसीलिए जनरल इंश्योरेंस के अंदर आने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के तहत रखा जाता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर लाइफ होता है, जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, चाहे फायर हो, मरीन हो या एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो। क्लियर? अब आपको मैं समझाता हूं कि जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है। फायर इंश्योरेंस को हम लोग पहले अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह फायर इंश्योरेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ना उसमें बिल्डिंग, गोडाउन, गुड्स, फैक्ट्रीज वगैरह आती है, जहां पर हम लोग किसी भी तरीके के एक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जहां पर इस तरीके की प्रॉपर्टी को आग से ज्यादा खतरा हो। ठीक है, जब मैं फायर इंश्योरेंस बोलता तो मेरी एसेट को खतरा कहां से होना चाहिए, फायर से, तो उसको मैं फायर इंश्योरेंस लूंगा। क्लियर? मेरी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होगी, उसको मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या बोलूंगा? प्रॉपर्टी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी वैल्यू। मैं जितने की पॉलिसी लूंगा, मतलब समझ लो मेरा जो घर है वो 2 करोड़ का है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू। लेकिन मैंने उस घर का सिर्फ 1 करोड़ का ही पॉलिसी लिया है, मतलब मैंने उस घर को सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की ही पॉलिसी मैंने अलॉट की है या ली है, मैं 1 करोड़ की पॉलिसी पर ही प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो माय डियर आपकी पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू से कम हो सकती है। उसके बाद प्रीमियम, अब उस पॉलिसी वैल्यू का एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा एज ए प्रीमियम, जो मैं टाइम टू टाइम, टाइमली बेसिस पर, पीरियोडिकली बेसिस पर पे करने वाला हूं। यानी ये किसको पे किया जाता है सर? ये पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। जी हाँ, द पीरियड फॉर फायर इंश्योरेंस 1 ईयर प्रीमियम। मैंने बताया कि आपका जो पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 साल का, यानी आपको हर साल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, आपको हर साल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और जो प्रीमियम वैल्यू होती है ना उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी। आपकी जो पॉलिसी वैल्यू है उसका रेट ऑफ प्रीमियम से कर दो मल्टीप्लाइड, तो आपका बेटा आ जाएगा प्रीमियम। क्या आ जाएगा? प्रीमियम। अब हम लोग बात करते हैं जो वैल्यू, तो एक प्रॉपर्टी का जो डैमेज वैल्यू होगा, एक प्रॉपर्टी का जो डैमेज वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है, प्रॉपर्टी का जो डैमेज वैल्यू होगा उसको बोलेंगे लॉस। द अमाउंट विच इज इंश्योर्ड कैन बी डिमांड अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड एज क्लेम। यानी लॉस होने के बाद मैं कंपनी के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब लॉस हो गया, मेरे को पैसा दो, उसको बोलेंगे क्लेम। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो अब ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए और मिस्टर इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ है एक एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट है आपका इंश्योरेंस का एग्रीमेंट। कौन सी कंपनी, कौन सा इंश्योरेंस एग्रीमेंट है? क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट के लिए, एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगा वो होगा आपका प्रीमियम। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी के पास करेगा क्लेम, और यहां पर इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी कंपेंसेशन।
उस कंपेंसेशन को बोलेंगे क्लेम। क्या बोलेंगे? क्लेम। यानी क्लेम तो मिस्टर ए को करना पड़ेगा, बट अगर उसका कंपेंसेशन देगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी। प्रीमियम कौन पे करता है? सर प्रीमियम पे करता है इंश्योर्ड। और किसको पे करता है? इंश्योरेंस कंपनी को। बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर कहलाएगी वो क्या करती है? वो देती है आपको क्लेम। क्लेम करना किसको पड़ेगा? इंश्योर्ड को। इंश्योर क्लेम देगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम इंश्योरर कहते हैं। अंडरस्टूड? और क्लेम का फॉर्मूला हो जाता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना यहां पर होनी चाहिए। अ पर्सन कैन इंश्योर हिज कार, ट्रक, टू व्हीलर एटसेट्रा अगेंस्ट डैमेज कॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट और अनफॉर्चुनेट कैलेमिटीज। आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कार, ट्रक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी है, आप उसका इंश्योरेंस लोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट से रिलेटेड होती है। सर गाड़ी में आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस नहीं, वो भी एक्सीडेंट में आएगा। सर जाते जाते बाइक से जाते समय मैं बाइक को मैंने ठोक दिया किसी गाड़ी से, मेरा लॉस हो गया, कौन सा? एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो जब टू व्हीलर, फोर व्हीलर या किसी भी गाड़ी, किसी भी तरह की गाड़ी, ट्रक या वगैरह कुछ भी, बस होगी, उसका आप कौन सा इंश्योरेंस लोगे? आप उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस लोगे। क्लियर? द पॉलिसी ऑल्सो हैज अ लायबिलिटी टू इंश्योर्ड पर्सन टू ऑफ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर बोलते हैं ना पार्टी में इन्वॉल्व है, या पॉलिसी का काम क्या है कि इंश्योर्ड की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना। अगर मैं भी उस एक्सीडेंट में जाता हूँ मान लो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या करता है? आपको कंपेंसेट करने का काम करता है, अगर मैंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया होगा तो। ये भी आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा, हर साल, यानी इसका भी पीरियड 1 ईयर का ही होता है। ना कम तो मरीन इंश्योरेंस। मरीन मतलब समंदर से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ द डैमेज। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जब हम किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा कर रहे हैं? सी, समंदर के जरिए से कर रहे हैं, और मुझे पता है कि समंदर में सामान एक देश से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हो सकता है वो गाड़ी, वो जो शिप है, वो कहीं बीच रास्ते पे टाइटैनिक की शक्ल ले ली, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो इन दैट केस उस नुकसान के प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मरीन इंश्योरेंस ले सकता हूँ। समझ में आ रही बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा गुड्स जो है वो अगर समंदर के रास्ते से एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंच रहा है, और रास्ते में उसके साथ किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो मेरा लॉस रिकवर करने के लिए मुझे मरीन इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ेगा। द प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द शिप एंड कार्गो। यानी आपका प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड है? आपके शिप और आपके कार्गो की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा। शिप मतलब जो जिस पर आपका सामान लादा जाएगा, कार्गो मतलब आपने कितना लोड करवाया, आपकी कितने बोलते हैं ना लोडिंग कैपेसिटी है, आपने सामान कितना रखवाया, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होगी। द पीरियड ऑफ द पॉलिसी सेम 1 ईयर का ही होगा, और या तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने से, इंडिया से निकल के अमेरिका पहुंचने में 6 महीना लग रहा है, तो 6 महीना विल बी द मरीन इंश्योरेंस टाइम पीरियड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो सम में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको सम कैसे सॉल्व किया। आपके क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है? प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई है क्या। आपके क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है? क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई है क्या। उस प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद आपको वहां पर दूसरा निकालना है पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कैसे आएगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, उसका मल्टीप्लाइड करना है आपको परसेंटेज के साथ। जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, आपका पॉलिसी वैल्यू आ गया। आप जो पॉलिसी निकालोगे ना, उसी के ऊपर आपका प्रीमियम भी कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, मल्टीप्लाइड कर दो आपको प्रीमियम, और आप जो प्रीमियम पे करते हो उसी के बेसिस पर मिलता है एजेंट को कमीशन। आप जो प्रीमियम पे करते हो उसी के बेसिस पर एजेंट को मिलता है कमीशन। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है। और इन दैट केस मान लो कंपनी को यानी किसी को नुकसान हो जाता है, तो इन दैट केस किसी भी तरीके का डैमेज होगा तो वो डैमेज बन जाता है लॉस। क्या बन जाता है? लॉस। और आपको उस लॉस को रिकवर करने के लिए कंपनी के पास क्या मांगना है? क्लेम। तो कंपनी क्लेम कैसे देगी? कंपनी बोलेगी पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस करोगे, तो
तो आपका क्लेम भी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बेटा, प्रॉपर्टी दिया रहेगा। आपको क्या करना है, पॉलिसी निकालना है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू पर क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। फिर उस पॉलिसी वैल्यू पर क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। और उस प्रीमियम पे आपको क्या पे करना है, एजेंट को कमीशन पे करना है। ये सारे क्रियाकलाप होने के बाद फिर इन फ्यूचर अगर आपको लॉस होता है, तो अगर आपका जितना भी डैमेज हुआ है वो तो आपके लिए लॉस है, या आपका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। एंड बाद में हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर क्या मांगते हैं, क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आंख बंद करके नहीं देगी, वो कैलकुलेट करेगी। कैसे, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, और आपका निकल जाने वाला है क्लेम का आंसर। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसके बाद के वीडियोस के अंदर आप तीन वीडियोस आपको मिलेंगे, जहां पर हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 2.1 का। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी चीजें मिलने वाली है टाइम टू टाइम। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।